अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी का नाम है खौफनाक जंगल। ये भी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि जंगल के बारे में आप स्टोरी लेकर आएँ, तो आज मैं आपको ये उनकी रिक्वेस्ट पर सुना रही हूँ। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और अली बैठा एक केस में उलझा हुआ था कि उसे वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ। अली असल में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था और इसके सामने अपनी नौयत का एक अनोखा और मुश्किल केस था जिसने इसको अपना सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया था। अली ने अपने करियर में मुश्किल से मुश्किल केस हल कर लिए थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इस मर्तबा एक ऐसे कत्ल का केस था जिसमें बज़ाहिर कातिल एक जिन था। अली ने एक मर्तबा दोबारा से केस की फाइल को शुरू से देखना शुरू किया ताकि कोई सिरा मिल सके। उमर जिसका कत्ल हुआ था वो एक गरीब किसान था और वो सुबह सवेरे अपने खेत में हल चलाने गया था। इसके खेत के बिल्कुल सामने एक जंगल था जो पूरे गांव में मशहूर था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, इसीलिए इस जंगल का रुख कोई भी नहीं करता था। खुद उमर भी यही कोशिश करता था कि अपने खेत का वो हिस्सा जो जंगल के साथ अटैच है उसको दिन के वक्त ही जाया जाए। उसके आसपास के खेतों में और भी किसान काम कर रहे होते थे। उस केस के दिन मौसम कुछ अबरआलूद सा था और लग रहा था कि आज कोई तूफान आएगा। उमर की तबीयत पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक भी नहीं थी और वो खेतों में काम करने जा भी नहीं सका था आज, इसलिए इसने फैसला किया था कि आज वो अपने सारे खेत के काम करके आएगा, क्योंकि बारिश होने की सूरत में इसको मजीद वहाँ रुकना पड़ता। एक एक करके इसके पास सारे किसान अपना काम करके अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन उमर जो कि कमजोरी के बाइस आज थोड़ी सुस्त रवि से काम कर रहा था, वो अभी तक अपने काम में लगा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था और अभी खेत का वो हिस्सा रहता था जो जंगल के साथ जुड़ा हुआ था। उमर का पड़ोसी बिलाल अपने काम करके जाने वाला था कि इसकी नज़र उमर पर पड़ी और उसने कहा कि वो कब तक क्या कर रहा है, मगरिब होने वाली है, मौसम भी ख़राब होता जा रहा है, इसलिए वो भी घर चले। जिस पर उमर ने उसे जवाब दिया कि नहीं यार, आज मैंने काम मुकम्मल करके ही जाना है। बिलाल ने अपना ख्याल रखने का कहा और वहाँ से अपने घर की राह ली। अब उमर अकेला था और मगरिब का वक्त भी हो चुका था। इसने जल्दी जल्दी जंगल के पास अपने खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। अब हवा तेज हो चुकी थी और जंगल में मौजूद दरख्तों की टहनियों से जब हवा टकराती तो इसे अपनी आवाज पैदा करती जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। उमर के दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ रहा। अब वो बिल्कुल जंगल के पास पहुंच चुका था और इसी वक्त उमर को जंगल की जानिब से एक चीख सुनाई दी। बिलाल जो इस केस का गवाह था अभी कुछ फासले पर ही था कि हवा के दोष पर इसको दो भयानक चीखों की आवाज़ सुनाई दी। पहली तो किसी औरत की चीख थी और दूसरी चीख उमर की थी। ये सुनकर बिलाल उल्टे पांव उमर के खेत की जानिब भागा ताकि उमर की मदद कर सके, लेकिन वो जब वहाँ तक पहुँचा तो देर हो चुकी थी और वहाँ उमर का नामो निशान तक ना था, सिर्फ उमर की जूतियाँ पड़ी हुई थीं। यकीनन उमर को जंगल में बला उठाकर ले गई थी। बिलाल रोता पीटता गांव में वापस आया और इस बात की सबको इत्तला दी। उमर के घर में तो एक कोहराम बर्पा हो गया, सारा गांव जमा हो गया, लेकिन उमर की तलाश में इस जंगल में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सब ने फैसला किया कि सुबह ही उमर की तलाश में निकला जाएगा। अगली सुबह गांव वाले 4 ग्रुप्स में तकसीम होकर जंगल में उमर की तलाश के लिए निकल गए और थोड़ी ही देर में उन्हें उमर की लाश मिल गई। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, इसलिए उस जाए वकुआ पर हवलदार गुलजार भी अपने 2 सिपाहियों के हमरा पहुंच चुका था। इसने लाश अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल की धड़कन बंद होने जाने के बाइस उसकी मौत हुई थी। उमर की लाश की ऐसी हालत थी कि इसकी आंखें फटी हुई थीं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उमर ने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से इसकी दिल की धड़कन बंद हो गई। ये इस गांव में होने वाला कोई पहला वाक़या नहीं था, बल्कि इस जंगल की बला या जिन ने अब तक 3 जानें ले ली थीं। पहली जान एक लकड़हारे की ली गई थी जो इस जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। दूसरी जान एक चरहावे की ली गई थी जिसका जानवर गलती से जंगल में चला गया था और वो अपने जानवर लेने गया था, मगर अफसोस के इसकी लाश ही वापस आई थी। और अब उमर की लाश। ये तीनों वाक़े एक इत्तेफाक था
کہ تینوں مرنے والوں کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی تھی اور تینوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ گلزار تنگ آ چکا تھا اور اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کیس کو حل کرنے کے لیے مدد طلب کر لی تھی اور اس کے محکمے نے اپنا ایک آفیسر علی کو اس کے گاؤں میں بھیجا تھا۔ علی نے پہلی مرتبہ گھڑی کو دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے فائل بند کی اور حوالدار گلزار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ میرے خیال میں اس طرح تو ہمیں اس کیس کا حل کرنے میں کوئی بھی مدد نہیں ملے گی۔ گاؤں والے ضد کر رہے ہیں کہ سب جنات نے کیا دھرا ہے، اور تو تھانے کے سپاہی بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ علی کے سوال سن کر گلزار بالکل خاموش تھا۔ اس نے کہا کہ سر، میں نے آپ کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، مجھے معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے، اور ایک چیز جو اس فائل میں نہیں لکھی گئی وہ یہ تینوں موتیں چاند کی 14ویں رات کو ہوئی تھیں۔ علی نے یہ سنا تو چونک گیا اور اس نے گلزار سے پوچھا کہ آج بھی چاند کی 14ویں ہی رات ہے نا؟ تو گلزار نے جواب دیا کہ جی سر۔ پھر علی نے کہا کہ تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ تو گلزار کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی اور اس نے سینہ تان کر کہا کہ جی سر، کیوں نہ آج رات جنات سے ہم ملاقات کر کے آئیں۔ علی کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ علی نے گلزار سے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آج بھی تم جیسے بہادر لوگ موجود ہیں۔ علی اور گلزار نے ٹارچ اور ریوالور اپنے پاس لیے اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ پھر جنگل کے پاس علی اور گلزار نے ایک دوسرے کو ایک مرتبہ دیکھا اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل واقعی بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی الو کے بولنے کی آواز ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ علی اور گلزار بہت احتیاط سے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ علی نے سرگوشی کے انداز میں گلزار سے پوچھا کہ وہ کبھی جنگل کے اس حصے میں آیا ہے؟ تو گلزار نے جواب دیا کہ سر، اتنا اندر تو ہم کبھی بھی نہیں آئے، کبھی لاشیں بھی شروع میں ہی مل گئی تھیں۔ پھر جنگل اور گھنا ہوتا گیا، یہاں تک کہ چاند کی روشنی بھی جنگل کے گھنے ہونے کے باعث نہیں پہنچ رہی تھی۔ جیسے جیسے یہ دونوں جنگل کے اندر آ رہے تھے، ایک انجانا سا خوف ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ پھر اچانک کسی عورت کی پائل کی آواز سنائی دی۔ یہ اتنا اچانک تھا کہ مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کے باوجود علی اور گلزار دونوں ہی اچھل پڑے۔ علی نے اور گلزار نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی، لیکن ان کو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوبارہ پائل کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد کسی عورت کی ہولناک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ کسی بھی انسان کی روح کانپ جاتی، لیکن علی اور گلزار اس چیخ کی جانب دوڑنا شروع ہو گئے، اور دوڑتے دوڑتے اچانک ہی یہ ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں درخت کچھ کم ہو گئے تھے اور وہاں ایک کیبن تھا۔ علی نے حیرت سے گلزار کی طرف دیکھا اور کیبن کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ابھی چند قدم ہی بڑے ہوں گے کہ ایک نہایت ہی خوفناک شکل والی چڑیل ان کے سامنے آ گئی۔ گلزار اسے دیکھتے ساتھ ہی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا، جبکہ علی نے اپنے حواس قابو کرتے ہوئے گلزار کو دیکھا تو شکر ہے وہ صرف بے ہوش ہی ہوا تھا۔ علی نے واپس سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چڑیل اسے بے جان سی لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ صرف ایک عکس ہو اور وہ چڑیل صرف ایک جگہ تصویر کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ علی نے اپنی ریوالور تان کر اسے دھمکایا، مگر اب بھی چڑیل نے کوئی حملہ کرنے یا غائب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ تو علی کا شک مزید سخت ہو گیا کہ ضرور کوئی اور معاملہ ہے۔ اس نے تھوڑا تلاش کیا تو ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک پروجیکٹر نظر آیا جو اس چڑیل کی تصویر کو پروجیکٹ کر رہا تھا۔ علی نے یہ دیکھ کر کیبن کی طرف جانا مناسب سمجھا اور توقع کے عین مطابق اسے کیبن کی دوسری جانب منشیات فروشوں کا ایک پورا گروہ نظر آیا۔ علی کو سمجھ آ چکی تھی کہ جنگل کا وہ جن کون ہے، اور قسمت اچھی تھی کہ اس وقت سارے منشیات فروش خود بھی نشہ کر کے سوئے پڑے تھے، ورنہ ان لوگوں سے اکیلا علی کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے واپس گلزار کے پاس آیا اور اس کو ہوش میں لا کر ساری بات سمجھائی، اور گلزار نے تھانے سے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ وہ اسی وقت جنگل میں آئیں، اور جو نہ آئے گا وہ نوکری سے واپس جائے گا۔ اور اس طرح پوری پولیس فورس تھوڑی ہی دیر میں منشیات فروشوں کے سر پر پہنچ چکی تھی، اور آخرکار یہ خطرناک جنات پولیس کے آہنی شکنجے میں پہنچ چکے تھے۔ اور تفتیش کرنے پر ان مجرموں نے بتایا کہ وہ آواز جنگل میں موجود سپیکر سے آتی تھی، اور ان تینوں کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا کہ اس جناتی کھیل کے ذریعے وہ اس جنات کے قصے کی آڑ میں اپنا گھناؤنا کاروبار کر سکیں۔ پورا گاؤں علی اور گلزار کے شکر گزار تھے۔ یہ سٹوری محمد وقاص نے سینڈ کی ہے۔ جنات کی بستی انہوں نے ٹائٹل رکھا ہے۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ انسان کئی بار اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھ لیتا ہے جس پر دنیا تو یقین نہیں کرتی، مگر ان واقعات میں حقیقت چھپی ہوتی ہے۔
ऐसा ही एक वाक़या मैं आपके पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ। ये बात जब की है जब मैं बगदाद आया था। सुना था कि बगदाद में बहुत बड़े बड़े आमिल हैं, क्योंकि बगदाद बुज़ुर्गों के लिए बहुत मशहूर और बहुत अहमियत रखता है। एक मुझे आमिल बनने का बहुत शौक़ था, मगर आप सबको बताता चलूँ कि आमिल बनना इतना आसान काम नहीं जैसा कि लोगों ने समझ रखा है। आज गली के हर नुक्कड़ पर आपको एक अच्छा खासा आमिल मिल जाएगा जो कहेगा कि मैं काले इल्म की काट कर सकता हूँ, फला मसले का हल कर सकता हूँ। मगर इससे होता कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी हकीकी मानों में इसके इलाज करने की कोई ख़ास समझ नहीं होती। तो आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बात शुरू होती जब मैं पहली बार बगदाद गया। बज़ाहिर बगदाद छोटा सा लगा, मगर बहुत कीमती, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे राज दफन थे कि जिसको किसी का भी अंदाज़ा नहीं है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जा रहा था तो मुझे एक आदमी ने रोका और मैं रुक गया। वो आदमी लग तो अरबी रहा था, मगर वो उर्दू बोल रहा था। मैं इसे देखकर हैरान रह गया कि और इससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? तो वो कहता कि मैं इस इलाके में रहने वाला हूँ। मैंने पूछा कि आपको इतनी अच्छी उर्दू कैसे आती है? तो वो कहने लगा कि मुझे बहुत सी ज़ुबानें आती हैं। तो मैं देखा तो लगा कि तुमको उर्दू आती होगी, तो मैंने तुमसे उर्दू में बात करना शुरू कर दी। मैं इसको बस देखे जा रहा था। तो इसने मुझसे पूछा कि यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा कि यहाँ एक आमिल है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैंने जब इनका नाम बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो। मैं इसके साथ चलता गया तो वो एक मजबूत और ताकतवर और एक खूबसूरत नौजवान लग रहा था। वो मुझे एक बस्ती में ले आया। मैंने जब इस बस्ती को देखा तो बहुत हैरान हुआ। वो बस्ती बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ के बच्चे बहुत प्यारे थे और वो खेल रहे थे। मैं भी इन सबको देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस आदमी ने कहा कि जनाब आप मेरे घर आ जाएं, कुछ खाना खाते हैं, फिर आपको मैं आमिल साहब से मिलवा देता हूँ। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं इसके घर गया तो देखकर हैरान हुआ कि इसका घर बहुत नायाब था। हर एक चीज़ बहुत तरतीब से पड़ी हुई थी और बहुत सी प्यारी प्यारी खुशबुएँ आ रही थीं। ऐसी खुशबू मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। वो आदमी मेरे लिए खाना लेकर आया और एक बड़ी सी थाल थी जिसमें गोश्त का टुकड़ा था और सादा से चावल थे, साथ में रोटियां थीं और दूध वाला मीठा शरबत था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैंने सब कुछ खाया। मैं बता नहीं सकता कि ये सब कितना मज़े का था। मैंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया था। ऐसा लाजवाब खाना कि मज़ा आ गया। और दूध जब पिया तो ऐसी मिठास के प्यास मेरी बुझ गई। मैं जब जल्दी से खाना खाया तो इस आदमी से कहा कि इस आमिल के पास अब चलते हैं, मगर वो आदमी खामोश रहा और रोने लग गया। मैं हैरान था कि आखिर इसको क्या हो गया। मैंने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा कि आप जिस आमिल से मिलने जा रहे हैं इनको अभी 2 मिनट पहले ही इंतकाल हो गया है। मैं एकदम से सख्ते में आ गया कि ये कैसे हो सकता है और ये क्या कह रहा है, और वो फिर से रोने लग गया। मैंने उससे पूछ रहा था कि आपको कैसे पता चला कि मैं तो काफ़ी देर से आपके साथ हूँ, आपको किसी ने कुछ बताया भी नहीं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? बस वो रोए जा रहा था। इसने कहा कि आओ अब मैं आपको मंजिल दिखा दूँ। वो मेरे साथ चल पड़ा और मैं इसको देख रहा था। वो बस रो रहा था। हम बहुत दूर आ गए थे। इसने कहा कि वो सामने आपकी मंजिल है, चले जाओ। मैं चलता गया। जब पीछे देखा तो कोई भी ना था। मैं इस आदमी को तलाश कर रहा था मगर वहाँ नहीं था। मैंने वहाँ लोगों को हजूम देखा। जब पास जाकर पूछा तो पता चला कि आलिम साहब का अभी दिल का दौरा पड़ा है और वह इंतकाल कर गए। ये सुनकर जैसे ही मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई हो। वो आदमी तो सही कह रहा था, मगर इसको पता कैसे चला? मैं 1 हफ्ता वहीं रुका। मेरे जहन में बहुत से सवालात थे कि आखिर वो आदमी कौन था। इत्तेफाक से आलिम साहब के बेटे से मुलाकात हुई और मैंने इनको ये वाक़या सुनाया तो वो अचानक बस चुप हो गए। कहते हैं कि वो एक जिन था और वो बस्ती जिन्नात की बस्ती है और वह मेरे वालिद साहब का दोस्त था। उन्होंने बताया कि जब भी कोई वालिद साहब से मिलने आता वो जिन इसको लाजमी मिलता और इसको दावत भी करता, मगर आज के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनका इंतकाल हो चुका है। अब वो बस्ती कोई नहीं देख पाएगा। आप वो आखिरी इंसान हो जिसने इस जिन और इस बस्ती को देखा है। मैंने इनके बेटे से भी बहुत से इल्म सीखे क्योंकि मैं 2 आलिम साहब से मिलने आया था, मगर इनके अचानक इंतकाल के बाद मुझे इनके बेटे से ही तालीम लेना पड़ी। लिसनर्स, ये आज की 2 स्टोरीज़ थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।
مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔